चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गुप्ता एज का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने गुप्ता एज स्टार्ट किया था, तो हमने इस एज के बारे में जब शुरू किया था तो ये बात की थी कि भाई ये जो नेम है गुप्ता या गुप्त, ये कहाँ से आया। तो उसके बारे में भी हमने बोला कि भाई गुप्ताओं की जो हिस्ट्री है, गुप्ताओं का जो इतिहास है, वो बेसिकली मौर्यंस के इतिहास जैसा बताया जाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई पैदाइशी राजा नहीं थे, वैसे ही इनके फाउंडर श्रीगुप्त भी कोई पैदाइशी राजा नहीं थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या वर्ण था वो आज तक क्लियर नहीं है, वैसे ही गुप्त राजाओं का क्या वर्ण है, ये 4 वर्णों में से कौन से वर्ण को बिलोंग करते हैं, ये भी आज तक क्लियर नहीं है। ठीक है, बहुत इतिहासकारों ने कहा है कि ये वैश्य वर्ण को बिलोंग करते हैं, बहुत इतिहासकारों ने कहा है कि ये क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करते हैं, लेकिन रियलिटी नहीं सामने आई है कि रियल वर्ण आखिर था क्या। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इनके नाम के बारे में या फिर इनके बारे में हमें कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इसको गुप्त काल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत इतिहासकार ये भी कहते हैं कि आप इसे गुप्त काल बोल रहे हैं, लेकिन ये गुप्त काल या फिर ये जो वर्ड है गुप्ता, ये तो ये लोग अपने सरनेम की तरह कैरी कर रहे हैं, यानी कि इसे आगे लेकर जा रहे हैं एज देयर सरनेम। तो माने ये जो वर्ड पीछे लगाया गया है, इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, लेकिन क्या मतलब है, कौन सा वर्ण है, वो हमें नहीं मालूम चला। इसके बाद इस डायनेस्टी के बारे में, इस एम्पायर के बारे में ये भी बोला जाता है कि मौर्य वंश के बाद बहुत लंबा गैप आ गया था, कोई भी एक बड़ा पॉलिटिकल पावर भारत में स्टैब्लिश नहीं हो पाया था। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए। हमने बात की थी शुंग डायनेस्टी की कि वो भी आए और वो भी चले गए, उसके बाद कुषाण, शक, पार्थियन, इन सब की बातें हमने की, लेकिन कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया कि दोबारा से इंडिया को एक पॉलिटिकल थ्रेड में बांध सके। मौर्यंस ने किया, और मौर्यंस के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर पाएगी, वो है गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, दोबारा से पूरे भारत पर एक सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश होने वाली है। गुप्ताओं ने जो अपना समय है या फिर जो अपना राजपाट है, वो प्रयाग नामक जगह से शुरू किया था, इलाहाबाद आज प्रेजेंट डे, वहां से शुरू किया था। वहां के मामूली मंत्री हुआ करते थे। जब वहां के राजा कमजोर हुए तो इन मंत्रियों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, यानी कि अपने आप को पावरफुल किया, और उन राजाओं को हटाकर उसी एरिया से रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनके बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में क्या बातें हैं, वो सारी की सारी अनक्लियर है, यानी कि हिस्ट्री या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें नहीं बता पाते हैं कि गुप्त रूलर्स आखिर थे कौन, क्या ये वैश्य थे, क्या ये ब्राह्मण थे, क्या ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इट इज अ क्वेश्चन। इसके बाद पुराणों में इनके बारे में बहुत कुछ मेंशन है, जैसे कि पुराण कौन कौन से, आपके वायु पुराण, यहाँ पर वायु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सारे पुराणों में इनके बारे में बातें मेंशन है, इनकी हिस्ट्री मेंशन है, इनका इतिहास मेंशन है। बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई किताबें भी इनका एक लिटरेरी सोर्स बताए जाते हैं, यानी हम देख रहे हैं व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के बारे में आप जो आगे जो भी कहानियां पढ़ोगे, वो कहानियों का आधार क्या है, वो कहानियां कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पुराणों में गुप्त एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। एक किताब है देवी चंद्रगुप्तम और एक किताब है मुद्र राक्षस। ये दोनों किताबें विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं, और इन दोनों किताबों में भी आपको गुप्त डायनेस्टी के राजाओं के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो लिखी है वो कालिदास ने लिखी है, महाकवि कालिदास जिन्हें बोला जाता है, और ये भी गुप्त एम्पायर के दौरान ही रहा करते थे, यानी कि जब चंद्रगुप्त सेकंड का रूल चल रहा था तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कालिदास रहा करते थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, और ऐसी बहुत सारी किताबें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, जो हमें इस डायनेस्टी के इतिहास के बारे में बहुत जानकारियां देते हैं। ठीक है, तो कालिदास की लिखी हुई किताब, कालिदास ने सिर्फ और सिर्फ राजाओं की कहानी ही नहीं लिखी है, कालिदास ने इन राजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा है, इनका प्रशासन भी लिखा है कि भाई गुप्त राजा किस आधार पर अपना गवर्नेंस चलाया करते थे, कैसी उनकी इकोनॉमी हुआ करती थी, कैसी उनकी सोसाइटी हुआ करती थी। तो ये सारी बातें भी कालिदास ने ही हमें बताई हैं। ठीक है, इसके बाद एक चाइनीज ट्रेवलर है जो इसी दौरान इंडिया में विजिट करते हैं, उनका नाम है फाइन। ठीक है, फाइन इज अ चाइनीज ट्रेवलर, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट भिक्षु थे। ये इंडिया ट्रैवल करते हैं, और इस वक्त इंडिया में गुप्त राजाओं का शासन चल रहा है, और गुप्त राजा है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है,
चंद्रगुप्त सेकंड जिनका टाइटल है विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का रूल चल रहा था उस समय, बाहर से घूमने आए फाइन, तो इन्होंने भी एक किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने भी उस दौरान इंडिया में गुप्त राजाओं का शासन कैसा हुआ करता था उसके बारे में बताया है। तो देयर आर मैनी लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है, जैसे कि पुराण हमें बताते हैं, देवी चंद्रगुप्तम बताती है, मुद्र राक्षस बताती है, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, ये सारी किताबें हैं। और इसके बाद फाइन के अकाउंट, फाइन के चाइनीज अकाउंट जो है वो भी हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां देते हैं। फाइन ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है फू क्यों की, ठीक है, ये चाइनीज बुक है रिटन बाय फाइन, और इसमें फाइन ने चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को इलेबोरेटली बताया है, यानी कि अच्छे से उसकी व्याख्या की है कि भाई कैसा शासन चला करता था, राजा कैसा हुआ करता था, राजा ने अपने दरबार में कौन कौन लोगों को अपॉइंट कर रखा था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो फाइन के अकाउंट्स भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। जब फाइन ने एक और चीज बताई है, दैट इज इस समय पर एक कास्ट है, एक जाति है चंडाल जाति। हमने इससे पहले बहुत पहले बात की थी कि अब समाज में इंटरवर्ण मैरिज शुरू हो गई है, यानी कि दो वर्णों के बीच में शादियां हो सकती हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्षत्रियों की शादी क्षत्रियों में ही होती थी, वैश्यों की वैश्यों में और ब्राह्मणों की ब्राह्मणों में। लेकिन अब हर कोई इकोनॉमिक लाइंस पर इक्वल हो चुका है, हर कोई पैसे वाला हो चुका है, कोई किसी से कम नहीं है। तो अब दो वर्णों के बीच में शादियां हो रही हैं, वैश्यों की शादी क्षत्रियों में हो रही है, ब्राह्मणों की वैश्यों में हो रही है। तो इन्हीं से एक कास्ट इवोल्यूशन भी हमने बोला था कि भाई जब दो वर्णों की शादी हो रही है तो कंफ्यूजन ये आया कि बच्चा कौन से वर्ण का कहलाया जाएगा, क्या मदर का वर्ण कैरी होगा या फादर का वर्ण कैरी होगा। तो निकल कर आई जातियां कि ऐसा करते हैं, बच्चे को एक नई जाति में डाल देते हैं। तो बहुत सारी जातियां भारत में डेवलप होनी शुरू हो गई और आज इंडिया में 40 लाख से ज्यादा जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी दौरान ये जातियों का इवोल्यूशन हुआ और एक जाति निकल कर आई चंडाल जाति। तो फाइन ने इस चंडाल जाति के बारे में अपने अकाउंट्स में बताया है, अपनी किताब में बताया है कि चंडाल जाति जो हुआ करती थी ये शहर से दूर रहा करते थे, यानी कि समाज के साथ नहीं रहते थे, और इनका काम होता था कि कोई भी शहर में एंटर कर रहा है उसको उसकी सूचना राजा तक पहुंचाना, यानी कि शहर के अंदर बाहर कौन निकल के जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये शहर से बाहर रखा जाता था, इन्हें समाज से दूर रखा जाता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें हल्की सी झलक मिल रही है डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि भेदभाव की कास्ट के आधार पर। तो ये सारी बातें हमें फाइन के अकाउंट्स में मिल जाती हैं। इसके बाद राजाओं के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है। इसके अलावा राजा खुद भी इंस्क्रिप्शंस लिखवाते हैं, खुद भी अपने बहुत सारे अभिलेख लिखवाते हैं और वो भी हमारे पास सोर्स बन जाता है। जैसे कि फेमसली आपने सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति उसे बोलते हैं, जो कि समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखा था और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं, उनके टाइटल, उनके द्वारा किया गया एडमिनिस्ट्रेशन, उनके युद्ध, सारी की सारी जानकारी आपको प्रयाग प्रशस्ति से मिल जाती है। तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस हमें राजाओं के बारे में और जानकारियां देने का काम करते हैं, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस राजा खुद लिखवाते हैं। तो राजा उस समय पर क्या कार्य कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पास कर रहा है, क्या डिसीजंस ले रहा है, ये सब इंस्क्रिप्शन से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति जैसे इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, एरन इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो ये सारे इंस्क्रिप्शन हमें इस दौरान पर रूल कर रहे राजाओं के बारे में मालूम चलता है, ठीक है। इसके बाद अगले हैं ऐसे सोर्सेज जैसे कि सिक्के, कॉइन्स। कॉइन्स एक तरीके से काफी ज्यादा खास एविडेंस बताया जाता है, क्योंकि जब से भारत में बाहर से आने वाले लोगों का इंटरफेरेंस शुरू हुआ और एक डायनेस्टी आई थी, आपको नाम याद होगा, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी अपने साथ एक इंप्रेशन लेकर आई थी कि वो सिक्कों के ऊपर राजा का नाम और राजा की फोटो जरूर बनवाया करते थे। तो उसी कुषाण डायनेस्टी से गुप्त एम्पायर ने कॉपी किया, सिक्कों के ऊपर राजा की इमेज छपवाना और राजा का नाम लिखवाना और साथ साथ में राजा के टाइम ड्यूरेशन लिखवाना कि कब से लेकर कब तक इस राजा ने शासन किया है, ठीक है। तो ये सिक्के हमें
क्लियरली बता देंगे भाई। अब सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त और सेकंड विक्रमादित्य, या फिर ये भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ विक्रमादित्य लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सिक्का चंद्रगुप्त सेकंड का होगा, क्योंकि विक्रमादित्य का टाइटल उन्होंने लिया है। ठीक है, तो सिक्के, कॉइन्स, ये सारी चीजें भी हमें बहुत कुछ जानकारियां इन राजाओं के बारे में दे देते हैं। तो देयर आर मेनी सोर्सेज। अब हिस्ट्री, अब इतिहास अंधकार में नहीं है, अब ब्लैक एजेस नहीं है कि आपको राजा कौन सा आया कौन सा चले गया, राजा का कैसा टाइम ड्यूरेशन रहा होगा कि आपको मालूम नहीं चल पाए। ठीक है, अब चीजें लिखी जा रही हैं, भाषाएं बहुत सारी आ गई है, प्राकृत आ गई है, पाली आ गई है, संस्कृत आ गई है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस अब आ गई हैं, लैंग्वेजेस में लिखना शुरू हो रहा है और हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, नोट डाउन किया जा रहा है। तो अब इतिहास अंधकार में नहीं है, इतिहास के काफी ज्यादा अब सही तरीके से आपको कहानियां जो है वो सामने आ जाती है। ठीक है, तो इस सब चीजों से हमें बहुत कुछ मालूम चलता है अबाउट दी गुप्त डायनेस्टी, और इसीलिए गुप्त डायनेस्टी का शासनकाल काफी लंबा रहता है। अब जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया उतना ही लंबा हमारा डिस्कशन भी होगा। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी एडी, अच्छा ये समय जो चल रहा है वो आपका 3rd सेंचुरी एडी के आसपास का समय चल रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसे हम गुप्त काल से, गुप्त काल नाम से जानते हैं, गुप्त एज नाम से जानते हैं। ये भी मैंने बताया था कि किसी एक टाइम पीरियड को किसी डायनेस्टी को अगर डेडिकेट किया जाता है तो माने क्या, उस डायनेस्टी ने उस टाइम पीरियड को अपने डोमिनेंस में रखा होगा, यानी कि उस टाइम ड्यूरेशन में गुप्त एम्पायर पूरा का पूरा भारत पर छा रखा होगा। इसीलिए आप 200 साल, 2 सेंचुरीज गुप्त एम्पायर को डेडिकेट करते हैं। ठीक है, और इस टाइम पीरियड को गुप्त टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है,